फिल्म की शुरुआत सन 1944 से होती है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, जहां दो पायलट, एक अमेरिकी और एक जापानी, एक रहस्यमयी जंगल में क्रैश हो जाते हैं। अमेरिकी पायलट का नाम हैंक मार्लो और जापानी पायलट का नाम गनपे इकारी होता है। दोनों पायलट जमीन पर उतरते ही एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए जंगल के भीतर दौड़ते हैं। पेड़ों की मोटी शाखाएं उनके रास्ते को रोकती हैं, पत्थर और बेलें उन्हें गिराती हैं, लेकिन दोनों पिस्तौल और चाकू लेकर लड़ाई जारी रखते हैं। यह लड़ाई जंगल के किनारे एक बड़े क्लिफ तक पहुंची। वहां जापानी पायलट अमेरिकी पायलट को नीचे फेंकने की कोशिश करता है, मगर तभी अमेरिकी पायलट भी उसे पीछे ढकेलता है। दोनों के बीच मौत तक की लड़ाई चल रही होती है और तभी जंगल हिलता है। दोनों पायलट लड़ना बंद कर देते हैं और आवाज की दिशा में देखते हैं, और फिर एक महान विशाल पहाड़ जैसा गोरिल्ला क्लिफ के किनारे से उठकर सूरज की रोशनी में दिखाई देता है। उसका आकार इतना बड़ा होता है कि दोनों उसके सामने छोटे से दिखाई देते हैं। कहानी अब कई साल आगे बढ़ती है। अब 1973 का समय है। अमेरिका वियतनाम युद्ध से बाहर निकल रहा है। लोग अब युद्ध से थक चुके हैं। सरकार भी आराम चाहती है। दुनिया बदल रही है। बिल रांडा नाम का एक वैज्ञानिक होता है। वह मोनार्क नाम के एक गुप्त संस्था के लिए काम करता है। उनका दावा है कि पृथ्वी के इतिहास में ऐसे जीव रहे हैं जिनके प्रमाण आज तक नहीं मिले। अगर स्कल आइलैंड जैसी जगहों की जांच की जाए तो हमें जमीन दो जीवन के रहस्य मिल सकते हैं। बिल रांडा सरकार को समझाता है, दुनिया ने सोचा कि राक्षस कहानियां हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वे असली में हैं। स्कल आइलैंड वह जगह है जहां हमें असली साक्ष्य मिल सकते हैं। सरकार शुरुआत में उसे पागल समझती है, लेकिन वियतनाम युद्ध की समाप्ति के कारण एक बहाना मिलता है। सरकार अनुमति दे देती है, लेकिन सेना की सुरक्षा के साथ स्कल आइलैंड पर जाने के लिए एक मिश्रित टीम बनती है, जिसमें कॉलोनल प्रेस्टन पैकार्ड एक मजबूत, कड़क युद्ध प्रेमी और गुस्सैल कर्नल होता है और उसकी पूरी सेना होती है। इस टीम में बिल रांडा, ब्रूक्स, सैन और कुछ भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं। मिशन में एक जंगल विशेषज्ञ भी होता है, जेम्स कॉनरॉड। जंगल में जीने का अनुभव रखता है। वह शांत स्वभाव का होता है। एक महिला फोटोग्राफर भी इस मिशन में शामिल होती है, जिसका नाम मेंसन वीवर होता है। ये सभी एक साथ जहाज से स्कल आइलैंड की ओर निकलते हैं। द्वीप के पास पहुंचते ही घने बादल छा जाते हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टरों में बैठकर स्कल आइलैंड की ओर जाते हैं। पूरी टीम भारी तूफानों को पार करते हुए स्कल आइलैंड में प्रवेश करती है। मौसम अचानक खराब हो जाता है। घने बादल छा जाते हैं। बादल बिजली की तरह चमक रही है। आसमान काला है। दिशा बताने वाले यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। अंदर घुसते ही अचानक सब शांत हो जाता है। आइलैंड की सुंदरता सबको हैरान कर देती है। सबसे पहले वैज्ञानिक सेस्मिक मैपिंग के लिए बम गिराते हैं। उन्हें लगता है कि इससे पृथ्वी की गहराई की तस्वीर मिलेगी, पर उन्हें पता नहीं था यह आइलैंड किसी और का घर है। हेलीकॉप्टर से बम गिरा रहे होते हैं, तभी अचानक एक विशाल पेड़ हवा में उड़कर सीधे एक हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है। इसके बाद तुरंत कॉन्ग दिखाई देता है। वह हेलीकॉप्टर को पकड़कर तोड़ देता है। एक को नीचे पटक देता है, एक को जंगल में फेंक देता है। आग चारों तरफ फैल जाती है। सैनिक चीखते हुए भागते हैं। आसमान धुएं और टूटे टुकड़ों से भर जाता है। कर्नल पैकार्ड के कई सैनिक मारे जाते हैं और वह तुरंत निर्णय लेता है, कॉन्ग ने हमला किया है, कल सुबह ही हम इस जानवर को मारेंगे। कॉन्ग के हमले के बाद पूरा दल बिखर चुका होता है। पहले दल में होते हैं जेम्स कॉनरॉड, मेंसन वीवर, कुछ सैनिक और वैज्ञानिक। जंगल में चलते चलते हुए डरावने जीव से मिलते हैं। आसमान में विशाल पक्षी, जमीन पर विशाल कीड़े, बड़े शांत बफेलो जैसे प्राणी, पर आकार टैंक जितना। दूसरा दल पैकयार्ड का होता है, जिसमें उसके सारे सैनिक होते हैं। ये लोग सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं, कॉन्ग को मारना है। पैकयार्ड की आंखों में सिर्फ बदला है। कॉनरॉड का समूह कई घंटों चलते चलते एक शांत, रंगीन और अजीब बस्ती पहुंचता है, जिसका नाम ईवी ट्राइब होता है। ये आदिवासी लोग हैं, बोलते नहीं है, किसी से डरते नहीं है। हर जगह चमकीली रंगों की पेंटिंग है, जमीन पर विशाल चित्र बने हैं। यही उन्हें मिलता है वही अमेरिकी पायलट हैंक मार्लो, जो 28 साल पहले यहाँ क्रैश हुआ था। वह अब ईवी जनजाति के साथ रहता है। वह बताता है यह द्वीप सिर्फ कॉन्ग का घर नहीं है। यहाँ जमीन के नीचे ऐसे राक्षस हैं जिसका नाम सुनकर भी लोग कांप जाते हैं। उन्हें कहते हैं स्कल क्रॉलर। वह बताता है ये लंबे शाम जैसे राक्षस बेहद खतरनाक हैं। यही कॉन्ग के माता पिता को भी मार चुके हैं। हैंक बताता है कॉन्ग बुरा नहीं है। वह इन राक्षसों से द्वीप और आदिवासियों की रक्षा करता है। कॉन्ग का काम है जमीन के अंदर रहने वाले राक्षसों को रोकना, द्वीप पर संतुलन बनाए रखना। दूसरी तरफ पैकयार्ड का समूह एक सोल्जर को ढूंढता है, जिसका नाम चैपमैन होता है। चैपमैन के पास बहुत सारा बम होता है, जिसकी मदद से पैकयार्ड कॉन्ग को मारना चाहता है। पैकयार्ड और उसके सैनिक एक बम्बू वाले जंगल से जा रहे होते हैं, तभी उन पे एक विशाल मकड़ी हमला कर देती है। वह कुछ सैनिकों को जान से मार देती है। पैकयार्ड अपना दिमाग लगाता है और उसके पैरों को काटकर उसे गोलियों से छल्ली कर देता है। इधर हम देखते हैं कि पैकयार्ड के पहुंचने से पहले एक छोटा स्कल क्रॉलर निकलता है और चैपमैन को जिंदा खा जाता है। वेबर फोटो खींचते हुए एक जैन बफेलो को मलबे के नीचे फंसा देखती है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर मलबे का वजन बहुत अधिक होता है। तभी कॉन्ग आता है। कॉन्ग बड़े ही नरम अंदाज में मलबे को पकड़कर उठाता है और उस बफेलो को आजाद कर देता है। वेबर समझ जाती है कॉन्ग कोई दानव नहीं है, वह प्रोटेक्टर है। जेम्स कॉनरॉड, मेंसन वीवर और हैंक मार्लो आदिवासियों के गांव से निकलकर द्वीप के उत्तर भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां से उन्हें बचाव दल द्वारा निकाला जाना होता है। हैंक मार्लो उन्हें बार बार चेतावनी देता है, अगर कॉन्ग मर गया तो यह द्वीप पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। तभी उन पर उड़ने वाले विशाल पक्षी हमला कर देते हैं और वो एक आदमी को पकड़कर आसमान में ले जाते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इन सब के बीच कॉनरॉड का समूह पैकयार्ड के समूह से मिल जाता है। सब मिलकर द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक छोटा स्कल क्रॉलर निकलता है और उन सब पे हमला कर देता है। वह बिल रांडा को जिंदा निगल जाता है। वह तेजी से हर तरफ भागता है, अपने चाबुक जैसे जीभ से सैनिकों पर
पर हमला करता है। एसिड जैसी उल्टी करता है जो सब कुछ पिघला देती है। वेबर एक लाइटर की मदद से स्कल कॉलर को जिंदा जला देती है और वह वहीं मर जाता है। कॉनरॉड को पता चल जाता है कि पैकार्ड कॉन्ग को मारना चाहता है। वे पैकार्ड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैकार्ड कॉन्ग को दुश्मन मानता है। उसकी नजर में कॉन्ग ने उसके सैनिकों को मारा है, इसलिए उसे मारना उसका धर्म है। लेकिन कॉनरॉड और वेबर कॉन्ग को प्रोटेक्टर मानते हैं। वे जानते हैं कि स्कल कॉलर ही असली खतरा है। अब यहाँ से दोनों ग्रुप फिर से अलग हो जाते हैं। इसी बीच जेम्स, कॉनरॉड और मेंसन वेबर कॉन्ग को पास से देखते हैं। वे देखते हैं कि कॉन्ग इंसानों को बिना वजह नहीं मारता, वह सिर्फ अपने द्वीप की रक्षा करता है। वह प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। दूसरी ओर कर्नल पैकार्ड अपने बचे हुए सैनिकों के साथ कॉन्ग को मारने की अंतिम योजना बनाता है। वह एक झील के किनारे बड़े बड़े बम लगाता है, विस्फोटकों को तारों से जोड़ता है। उसका इरादा होता है कि जैसे ही कॉन्ग पास आए वह सब कुछ उड़ा देगा। कर्नल का दिल बदले से भरा होता है। वह समझ नहीं पाता कि कॉन्ग असली दुश्मन नहीं है। कॉन्ग झील के पास आता है। पैकार्ड डायनामाइट और बम की मदद से कॉन्ग को गिरा देता है। कॉन्ग बेहोश सा हो जाता है। वेबर और कॉनरॉड चिल्लाते हैं, अगर कॉन्ग गिरा तो स्कल कॉलर उठेगा और हम में कोई नहीं बचाएगा। लेकिन पैकार्ड अंधा हो चुका है। तभी धरती फटती है और फिर जमीन से निकलता है सबसे बड़ा स्कल क्रॉलर। यह इतना बड़ा है कि कॉन्ग भी छोटा लगे। इसका मुंह लंबा, शरीर सांप जैसा और ताकत भरी हुई है। पैकार्ड को कॉन्ग को मारने का मौका दिखता है, लेकिन कॉनरॉड चिल्लाता है, अभी हमारे सामने असली दैत्य है। पैकार्ड स्कल क्रॉलर को नजरअंदाज कर देता है और कॉन्ग को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तभी कॉन्ग उठता है और एक ही बार में पैकार्ड को खत्म कर देता है। स्कल क्रॉलर कॉन्ग पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही वेबर और कॉनरॉड कॉन्ग को बचाने की कोशिश करते हैं, स्कल क्रॉलर उनका पीछा करता है। कॉन्ग अंतिम बार उठता है, घायल, थका हुआ पर गुस्से में। कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच भयंकर युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं। कॉन्ग पहले कमजोर पड़ने लगता है। स्कल क्रॉलर अपनी पूंछ की मदद से कॉन्ग को एक टूटे हुए जहाज पे फेंक देता है, जहाँ पे कॉन्ग उस टूटे हुए जहाज के चेन्स में फंस जाता है। वह कॉन्ग को मारने ही वाला होता है, तभी ब्रूक हैंग मार्लो के बोट पे लगी हुई गन से स्कल क्रॉलर को शूट करने लगता है। स्कल क्रॉलर कॉन्ग को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ता है। तभी कॉन्ग चेन से खुद को आजाद करता है। वह जहाज के ब्रोकन प्रोपेलर को हथियार की तरफ पकड़ लेता है, जिससे वह स्कल क्रॉलर को घायल कर देता है। लेकिन उन दोनों की लड़ाई के बीच में वेबर पानी में गिर जाती है। कॉन्ग उसे अपने हाथों से बाहर निकालता है। तभी स्कल क्रॉलर पीछे से हमला कर देता है और वह वेबर को मुंह में लेने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग अंतिम ताकत लगाकर स्कल क्रॉलर की जीभ पकड़ता है और पूरी ताकत से खींचता है और उसका पूरा मुंह फाड़ देता है। स्कल क्रॉलर मर जाता है, कॉन्ग जीत जाता है और द्वीप सुरक्षित हो जाता है। वेबर को कॉन्ग अपने हाथों से पकड़कर बाहर निकालता है। अगली सुबह बची हुई टीम जहाज से बाहर निकलती है। तभी बचाव दल के हेलीकॉप्टर पास आ जाते हैं और कॉन्ग पहाड़ों के बीच अकेला खड़ा होकर उन्हें जाता हुआ दिखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्लो 28 साल बाद अपने परिवार के पास वापस लौटता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मोनार्क वाले कॉनरॉड और वेबर को एक गुप्त कमरे में ले जाते हैं। वे उन्हें एंशिएंट पेंटिंग्स दिखाते हैं, जिसमें गोडजिला, मोथरा, रोडान, किंग गिदोरा और आखिरी पेंटिंग में दिखता है गोडजिला वर्सेस किंग गिदोरा और उनकी आवाज आती है, कॉन्ग अकेला नहीं है। और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।